नमस्कार। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आए एक नए मोड़ की। देखिए, फरवरी 2025 में सेबी ने एक बहुत ही खास किस्म के इन्वेस्टर के लिए एक नई कैटेगरी लॉन्च की है। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर ये है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अच्छा, ये समझने के लिए कि इस नई कैटेगरी की जरूरत ही क्यों महसूस हुई, एक कहानी से शुरुआत करते हैं। 3 अलग-अलग इन्वेस्टर्स की कहानी से। तो एक तरफ हैं हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, मान लीजिए मिस्टर सुरेश, जो हर महीने 500 रुपए की छोटी सी एसआईपी से शुरुआत करते हैं। और फिर स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर हैं अल्ट्रा रिच लोग, जैसे मिस्टर रमेश, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज यानी पीएमएस में कम से कम 50 लाख रुपए लगाते हैं। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है मिस्टर महेश की। अब ये वो इन्वेस्टर हैं जो एकमुश्त मतलब लमसम करीब 10 से 15 लाख रुपए तो लगा सकते हैं, पर उनके लिए 50 लाख रुपए का पीएमएस टिकट साइज, भाई वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो बस इसी गैप को, इसी खाली जगह को भरने के लिए रेगुलेटर्स ने एक नया प्रोडक्ट पेश किया है, जिसे कहते हैं स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स या शॉर्ट में एसआईएफएस। तो एसईएफएस क्या हैं? ये एक तरह के स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें सिर्फ जाने माने म्यूचुअल फंड हाउसेज ही ऑफर कर सकते हैं, और ये उन अनुभवी इन्वेस्टर्स के लिए हैं जो कम से कम 10 लाख रुपए का निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि एक सिप एक रेगुलर म्यूचुअल फंड से अलग कैसे है? क्या खास है इसमें? जवाब एक ही चीज में छिपा है, एक ऐसी क्षमता जो पूरा खेल बदल देती है। और यही है सबसे बड़ा गेम चेंजर। देखिए, ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स सिर्फ बाजार के चढ़ने पर पैसा बनाते हैं, लेकिन एसआईएफ्स ये बाजार के खिलाफ भी दांव लगा सकते हैं। मतलब अगर मार्केट गिर रहा हो या एक ही जगह पर अटका हुआ हो, तब भी ये फंड्स रिटर्न जनरेट करने की कोशिश कर सकते हैं। जाहिर है, पहला सवाल दिमाग में यही आता है कि शॉर्ट सेलिंग तो बहुत रिस्की होती है, और ये बात बिल्कुल सही है। इसीलिए सेबी ने इस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए कुछ कड़े नियम बनाए हैं। ये नियम एक तरह से लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं। जैसे फंड मैनेजर किसी एक ही कंपनी में 10% से ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकता, या फिर जो बिना बचाव वाली शॉर्ट पोजीशंस हैं वो पूरे पोर्टफोलियो के 25% से ज़्यादा नहीं हो सकती। इससे ये पक्का होता है कि फंड मैनेजर बहुत ज़्यादा रिस्क ना ले पाए। फंड मैनेजर्स के पास काम करने के लिए 3 मेन स्ट्रैटेजीज होती हैं। एक है इक्विटी लॉन्ग शॉट, जो स्टॉक्स पर फोकस करती है। दूसरी है डेट लॉन्ग शॉट, जो फिक्स्ड इनकम पर। और तीसरी है एक्टिव एसेट एलोकेटर, जिसमें दोनों का मिक्स होता है। अब जैसे इक्विटी लॉन्ग शॉट कैटेगरी को ही ले लीजिए। इसके अंदर जो सब कैटेगरीज हैं वो बिल्कुल म्यूचुअल फंड जैसी ही लगेंगी। जैसे एक है इक्विटी लॉन्ग शॉट फंड, जो फ्लेक्सी कैप फंड जैसा है, या सेक्टर रोटेशन फंड, जो सेक्टोरल फंड जैसा है। बस फर्क इतना है कि इन सब में शॉर्ट पोजीशन लेने की आज़ादी है। चलिए अब तस्वीर को और साफ करते हैं। ये देखते हैं कि एसआईएफ्स, रेगुलर म्यूचुअल फंड्स और पीएमएस के सामने कहाँ खड़े होते हैं। एक सीधी सीधी तुलना करते हैं। अब जरा इस टेबल की आखिरी लाइन पर ध्यान दीजिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पीएमएस में क्या होता है, जब भी मैनेजर कोई प्रॉफिट बुक करता है उस पर टैक्स लग जाता है, लेकिन एसआईएफ्स म्यूचुअल फंड की तरह ही इस मामले में ज्यादा टैक्स एफिशिएंट हैं। मतलब फंड के अंदर जो भी खरीद बिक्री हो रही है उस पर तब तक टैक्स नहीं लगता जब तक कोई पैसा निकालता नहीं है, तो पैसा ज्यादा समय तक कंपाउंड हो पाता है। और ये 10 लाख रुपए का आंकड़ा, ये पूरी कहानी का सार है। ये दिखाता है कि कैसे एसआईएफ्स उस बीच वाले इन्वेस्टर के लिए बनाए गए हैं। एक ऐसा टिकट साइज जो छोटा नहीं है, लेकिन पीएमएस के मुकाबले कई ज्यादा पहुंच में है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन सारी बातों को जानने के बाद क्या किसी को अपने पोर्टफोलियो में सिप्स को जगह देनी चाहिए? क्या ये एक समझदारी भरा कदम होगा? देखिए, मामला एक सीधी सी लेन देन पर आकर रुक जाता है। एक तरफ एसआईएफ्स में ये अनोखी काबिलियत है कि वो तब भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं जब मार्केट गिर रहा हो, और दूसरी तरफ ये एक बिल्कुल नई कैटेगरी है जिसका कोई लंबा चौड़ा ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। एक बात गांठ बांधने वाली है, एसआईपीज को म्यूचुअल फंड्स का रिप्लेसमेंट नहीं समझना चाहिए। ये एक एडिशनल टूल हैं। ये पोर्टफोलियो को एक अलग तरह की स्ट्रैटेजी देते हैं जो शायद मुश्किल बाजार में काम आ सके, जहां हमारे रेगुलर फंड्स स्ट्रगल कर रहे हों। आखिर में फैसला हर इन्वेस्टर का अपना होगा। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कोई कितना रिस्क ले सकता है और क्या ये नया टूल उनकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में फिट बैठता है। सवाल यह है कि क्या कोई अपने पोर्टफोलियो में एक ऐसा हथियार जोड़ना चाहता है जो बाजार के हर मौसम में लड़ने की क्षमता रखता हो?
इसका जवाब हर किसी को खुद ही खोजना होगा।